जगह सेव प्लैनेट, जिसकी बात हमेशा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, सेव प्लैनेट का संदेश देता हुआ ये स्वरवेद महामंदिर, इस महामंदिर का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। ये महामंदिर अपने आप में बहुत ज्यादा खास, विहंगम योग के और स्वरवेद महामंदिर जो है वाराणसी का, इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर भी माना जा रहा है। सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर दुनिया का स्वरवेद मंदिर बनने जा रहा है। शिल्प और अत्याधुनिक तकनीक के अद्भुत सामंजस्य का प्रतीक है ये महामंदिर। तो अपने आप में भव्यता को समेटे हुए ये महामंदिर भारत के टूरिज्म, भारत का जो पर्यटन है, वाराणसी के जो पर्यटन है, उसकी दिशा में भी मील के पत्थर कह सकते हैं। इसे नए नए आयाम स्थापित करते हुए नजर आएगा ये स्वरवेद। जानकारी के साथ संवाददाता रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, स्वरवेद मंदिर का प्रधानमंत्री ने आज उद्घाटन किया है, क्या कुछ वहां पर अभी तैयारियां देखने को मिल रही है और किस तरीके का वहां नजारा देखने को मिल रहा है अभी? देखिए, जो आयोजन है स्वरवेद मंदिर का, हर साल एक वार्षिक कार्यक्रम होता है और इस बार 25,000 यज्ञ कुंड बनाए गए, उन्हीं का पूजन हो रहा है। और चूंकि प्रधानमंत्री को पहले जब यहाँ आए थे तो उनको आमंत्रित किया गया था कि जब ये मंदिर पूरा होगा तो उसका लोकार्पण आपको करना होगा। तो उस समय उन्होंने वादा किया था और कहा ये भी जाता है कि प्रधानमंत्री की जो माता जी थी उनका भी इस केंद्र से आध्यात्मिक लगाव था। क्योंकि ये जो आध्यात्मिक केंद्र है, इसके ज्यादातर श्रद्धालु या फॉलोअर जिसको कहा जाए वो राजस्थान और गुजरात से हैं और उनकी माता जी भी इस पंथ से जुड़ी हुई थी। तो इसके कारण प्रधानमंत्री का भी झुकाव इस पीठ की तरफ था और उन्होंने वादा किया था और उस वादा को पूरा करने यहाँ आए हुए हैं। और अभी से कुछ देर पहले उन्होंने फीता काट के इस मंदिर का जो प्रथम चरण है, बता दें कि ये प्रथम चरण है, अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, उसका उन्होंने लोकार्पण कर दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा ही आध्यात्मिक पीठ है और कहा जाए तो ये जो पीठ है ये दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर कहा जा सकता है। ये देखिए, अभी जो इस पीठ के संस्थापक है महाराज सफल देव जी, उनकी प्रतिमा पे माल्यार्पण किया है और नतमस्तक हुए हैं। और इसके अलावा मंदिर में की भव्यता को प्रधानमंत्री देख रहे हैं, सफल देव की प्रतिमा के सामने है। निश्चित रूप से अगर हम बात करें तो जो इसकी स्थापत्य कला है वो अक्षरधाम से मिलती है। तो उस तरीके से बेहतरीन कलाकारों द्वारा बेहतरीन डिजाइन, बेहतरीन पत्थरों को तराश के लगभग 22 साल हुआ है। 22 साल में ये मंदिर बनके पहला चरण तैयार हुआ है। प्रधानमंत्री के बगल में जो अभी वर्तमान के जो यहाँ के पीठाधीश हैं महंत विज्ञान देव, वो मौजूद है। वो प्रधानमंत्री को बाकायदे इस मंदिर के बारे में, यहाँ क्या क्या चीजें हैं, किस तरीके से यहाँ की व्यवस्थाएं हैं, क्या है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा आध्यात्मिक केंद्र है ये, उत्तर भारत का कहें तो। इस पीठ के जो अनुयायी हैं, हम देख रहे हैं सुबह से ही आना शुरू हुए हैं, झारखंड से, बिहार से, पश्चिम बंगाल, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, जगह जगह से लोग गाड़ियों में भर भर के आए हैं और लगभग 1.5 लाख से ऊपर लोग पहुंच चुके हैं और अभी भी लोगों का आना है। ये सप्ताह भर का इनका वार्षिक कार्यक्रम है, हर साल आते हैं। और इस बार चूंकि मंदिर पूरा हो चुका है पहला चरण और प्रधानमंत्री लोकार्पण करने आने वाले, तो इसलिए जो यहाँ के अनुयायी थे उनका उत्साह और भी देखने को मिला और इसके कारण यहाँ पे जो भीड़ है वो काफी देखने को मिल रही। खास बात ये है कि सिर्फ देश के से ही नहीं, विदेशों से भी अनुयायी यहाँ पे आए हुए हैं और एक छोटा टेंट सिटी के रूप में डेवलप किया गया है। वहाँ पे एक सप्ताह से लोग रुके हुए हैं। तो इससे पता चलता है कि मंदिर, जो पीठ है, इसकी महत्ता कितनी है, दूर दूर से अनुयायी है। देखिए, तमाम जो हम कहें, खासकर ये उत्तर भारत में जो तमाम पीठ है, मंदिर है या इस तरीके की चीजें हैं, उनका स्थानीय स्तर पे बड़ा प्रचार प्रसार होता है, लोग जानते हैं। लेकिन स्वरवेद पीठ के बारे में तो ये अपना खुद का बहुत प्रचार प्रसार नहीं करता है, हमें शांति से अध्यात्म में जुड़ा रहता है। साल में एक बार जब
यहाँ पे कुछ आयोजन होता है तब पता चलता है कि दुनिया भर में इसके कितने अनुयायी जुड़े हुए हैं, कहाँ कहाँ से लोग आ रहे हैं। वही नजारा आज देखने को मिल रहा है। जी देखिए रोहित, जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी आते हैं एक बड़ा सौगात देते हैं, और देखिए वाराणसी को तो आध्यात्मिक शहर भी जाना जाता है, और सर्ववेद मंदिर अब कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि है पीएम के द्वारा दी गई। निश्चित रूप से सर्ववेद मंदिर जो है एक आध्यात्मिक केंद्र, और खास बात है कि देखिए अगर भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए और लोगों के आवागमन की दृष्टि से देखा जाए तो ये बड़े महत्वपूर्ण स्थान पे हैं। सारनाथ भी एक आध्यात्मिक केंद्र है, पूरी दुनिया भर से लोग आते हैं, और खासकर मेडिटेशन। देखिए अध्यात्म में भी कई चीज होता है, एक होता है कि जो पूजा पाठ चढ़ावा दान पुण्य करते हैं, एक होता है ध्यान और साधना। तो ये केंद्र है ध्यान और साधना यानी मेडिटेशन का है, और सारनाथ का जो एरिया है पूरा मेडिटेशन सेंटर वाला एरिया है। यहाँ से मुश्किल से 8 किलोमीटर दूरी पे ही सारनाथ है। तो एक प्रकार से कहा जाए तो एक मेडिटेशन का एक सर्किट डेवलप हो रहा है, और फिर यही रोड कुशीनगर भी चली जाती है, इस गोरखपुर हाईवे पे है, ये गाजीपुर वाले रोड पे ये बना हुआ है। तो कहीं न कहीं एक आध्यात्मिक जो केंद्र, जो कि बनारस पहले से ही रहा है, धर्म आस्था और अध्यात्म का एक पर्याय तो बनारस है ही, लेकिन उसमें कहा जाए ना कि कुछ कलियां और खिल रही हैं, कुछ गुलदस्ते और जुड़ रहे हैं। तो सर्ववेद मंदिर जो है आध्यात्मिक केंद्र है जो एक नए गुलदस्ते के रूप में अपनी सुंदरता बिखेरेगा। रोहित, इसके बाद क्या कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभी वहां पर कार्यक्रम होगा? देखिए ये अभी प्रधानमंत्री मंदिर में ही देख रहे हैं, मंदिर की चीजों को देख रहे हैं, और उसके बाद बगल में ही अनुयायियों के लिए एक सभा स्थल बनाया गया है, वहां प्रधानमंत्री जाएंगे और उनको संबोधित भी करेंगे। संबोधित करने के बाद कुछ विदेशी प्रतिनिधिमंडल भी हैं अनुयायियों के, उनसे भी बातचीत करेंगे, और उसके बाद से फिर ये हेलीकॉप्टर के ही माध्यम से बरकी पहुंचेंगे, जो मिर्जापुर और भदोही के बॉर्डर पे बनारस में स्थित है, और 3 लोकसभा क्षेत्रों का ये एक प्रकार से वो कहा जाए संगम है, जैसे गंगा जमुना सरस्वती उसका संगम है, वहां पे जनसभा है। और ये इसी जनसभा में प्रधानमंत्री 37 जो तमाम परियोजनाएं हैं उनका लोकार्पण और शिलान्यास करेंगी, जिनकी कुल लागत लगभग 19,000 करोड़ से ऊपर आ रही है। यदि कहा जाए तो लगातार मैं देख रहा हूँ ये 43वीं उनका दौरा है, अब तक का सबसे बड़ी सौगातों वाला ये जनसभा है, जहां प्रधानमंत्री बनारस ही नहीं सिर्फ आसपास पूर्वांचल के लोगों को संतृप्त करेंगे तमाम योजनाओं से। यहाँ देखिए हम एक चीज और भी बताना चाहेंगे, लोग कहते हैं प्रधानमंत्री ने बनारस को बहुत कुछ दिया, तो ये देखिए सिर्फ बनारस को ही नहीं दे रहे हैं, तमाम चीजें ठीक है। मान लीजिए बनारस के किसी मोहल्ले में कुछ हो गया तो उसका लाभ तो बनारस को है, लेकिन बनारस से जो सड़कें निकल रही हैं दूसरे शहरों में जा रही हैं, तो कहीं न कहीं दूसरे शहरों को भी, दूसरे जनपदों को भी लाभ है। बिजली की भी परियोजनाएं हैं, या जो भी परियोजनाएं हैं, जैसे वंदे भारत चलाई जा रही है, तो वंदे भारत से सिर्फ बनारस के लोगों को लाभ नहीं हो, जिन जिन स्टेशनों से गंतव्य से होकर गुजरेगी वहां से के भी लोगों को लाभ है। तो पूरा पूर्वांचल जो है, बनारस को केंद्र बिंदु जो बनाया गया, तो पूरा पूर्वांचल उससे लाभान्वित हो रहा है। और आज की जनसभा कहे तो काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए भी क्योंकि देखिए चुनावी वर्ष शुरू हो चुका है। उल्टी गिनती औपचारिक रूप से नहीं शुरू हुई है, लेकिन अघोषित रूप से माना जा सकता है, क्योंकि फरवरी के प्रथम सप्ताह में संभावना है कि अधिसूचना लागू हो जाएगी। उससे पहले राम मंदिर का भी लोकार्पण प्रधानमंत्री को करना है, और माना ये जा रहा है कि अधिसूचना से पहले प्रधानमंत्री का ये अंतिम दौरा है, तो काफी कुछ वो दे के जाएंगे और एक बड़ा संदेश भी दे के जाएंगे। और हो भी क्यों न, जब 3 राज्यों में, जहां से 2 राज्यों में तो लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी आ ही नहीं सकती है, वहां भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनी है, तो निश्चित रूप से हौसले जो होते हैं किसी भी व्यक्ति के, किसी भी पार्टी के बुलंदी पे होते हैं। तो प्रधानमंत्री का भी हौसला इन 3 विजयों से बुलंदी पे है, और उसी बुलंदी के साथ एक प्रकार से कहा जाए तो अघोषित रूप से वो शंखनाद करेंगे, चुनावी बिगुल बजेगा। चुनाव की बात भले न हो, लेकिन बिगुल तो कहीं न कहीं आज बज ही जाएगा। देखिए रोहित, 3 राज्यों में ऐतिहासिक जीत के बाद काशी का ये पहला दौरा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इसके अगर पहले राजनीतिक दृष्टि से बात करें तो लोकसभा 2024 चुनाव से पहले ये दौरा कितना अहम देखा जाए और कितना अहम माना भी जाए? देखिए लोकसभा चुनाव के दृष्टि से भी हम बात करें तो किसी भी दल के लिए उत्तर प्रदेश जो है वो सबसे महत्वपूर्ण होता है, कि उत्तर प्रदेश में जिसका पलड़ा भारी है
उसी का पलड़ा भारी सरकार बनाने में भारी रहता है। तो उत्तर प्रदेश को तो देखिए साधना है, सबकी साधना है, और प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश को अब साधते नहीं है। दूसरे शब्दों में कहा जाए, अब साधते नहीं है, वो चीज उनका सधा हुआ है। वो जो विजय का जो आंकड़ा होता है, वोटों का प्रतिशत होता है, उसको बढ़ाने का, विजय को और भी का परसेंटेज है उसको बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और खासकर पूर्वांचल की यदि हम बात कहें तो। और इसीलिए देखिए हर चीज का एक चुनावी देखिए मतलब होता है। अगर हम कल से ही बात करें तो कल एक कार्यक्रम था काशी तमिल संगमम, कहने को तो ये यूथ एक्सचेंज फेस्टिवल है, जिसमें दो संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है, दो जगह के युवाओं का मिलन होता है। देखिए ये एक बौद्धिक नजरिए से हम कहें तो देखिए हम ये कह सकते हैं कि हम जो देश है, देश में जो दो धाराएं हैं, दो संस्कृतियां हैं, अलग अलग संस्कृतियां हैं, उनका संगम हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा अगर हम राजनीतिक नजरिए से देखें, क्योंकि चुनावी वर्ष है और तो हर चीज जाहिर है कि राजनीति के चश्मे से देखा जाएगा, तो तमिलनाडु जो है वो भारतीय जनता पार्टी की दुखती रग है। काफी प्रयास के बाद भी अपेक्षित सफलता भारतीय जनता पार्टी को वहां नहीं मिल पा रही है। तो कहीं न कहीं ये उसकी कवायद भी है कि वहां के लोगों को बुलाना, स्वागत करना और दिखाना कि देखिए मोदी मॉडल, जो मोदी मॉडल का पर्याय पहले गुजरात मॉडल की लोग बात कहते थे, अब वो बनारस मॉडल हो गया। आइए देखिए कि बनारस जहाँ के सांसद है वहां उन्होंने क्या कर दिया, आइए देखिए। और खासकर लोगों का जुड़ाव को ही भी पैदा करना। देखिए दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु के लोगों की यदि हम बात करें, तमिल लोगों की, तो जैसे लोगों की दिनचर्या होती है, संस्कार होते हैं, तो उन लोगों में भी माना जाता है कि जीवन में एक बार वो काशी विश्वनाथ में बाबा भोलेनाथ का दर्शन जब तक नहीं करेंगे उनका जीवन की सार्थकता पूर्ण नहीं हो। तो एक बार जीवन में कभी न कभी जरूर आना चाहते हैं। तो ऐसे में युवाओं को बनारस ला रहे हैं, और बनारस सिर्फ ला नहीं रहे हैं, सिर्फ दर्शन नहीं करा रहे हैं, बल्कि विकास की झलक दिखला रहे हैं, बता रहे हैं कि कैसे विकास होता है और आप लोग उस विकास में अपने राज्य में जाके किस तरीके से भागीदारी कर सकते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ये विकास के जो होते हैं दूत कहा जाता है, जिसे एम्बेसडर आप कह सकते हैं। ये तमिलनाडु में प्रधानमंत्री अपना एक एम्बेसडर भी तैयार कर रहे हैं, और खुल के वो कहते हैं कि विकास को देखिए और विकास को बताइए, विकास को समझाइए, खुले मंचों से भी कहते हैं। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो ये बहुत लंबा काम है। उसको आप चाल कह सकते हैं, उसको दाव कह सकते हैं, उसको प्रयास कह सकते हैं, उसको कदम कह सकते हैं, सबका अपना अपना नजरिया है। लेकिन देखिए चूंकि चुनावी वर्ष है, लोकसभा चुनाव में 6 महीने से भी कम का समय है, तो हर चीज को, चाहे वो कोई भी कार्य हो, धर्म हो, अध्यात्म हो, संस्कृति हो, विकास के हर चीज हो, तो उसके लिए हर व्यक्ति को देखिए राजनीति का एक चश्मा पहनना ही पड़ेगा, और चश्मे से ही उसको देखना पड़ेगा कि हर चीज का गुणा गणित, लाभ हानि मुनाफा क्या है। और वो भी ऐसे में जबकि भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन के खिलाफ, तमाम दल आईएनडीए नाम से उन्होंने गठबंधन बना लिया है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां टकराहट देखने को मिल रही। कहने को गठबंधन जरूर बना लिया है, लेकिन जिस तरीके से समाजवादी पार्टी को अपमानित किया गया मध्य प्रदेश में, उससे लगता नहीं है कि इन लोगों का गठबंधन का क्या स्वरूप होगा। बहरहाल वो गठबंधन जो है अभी अपने आप को साधने की कोशिश कर रहा है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक भी होने जा रही है जिसमें एजेंडा तय होगा, सीट शेयरिंग की बात होगी। बहरहाल वहां अभी बर्तनों को जोड़ने की बात हो रही है। यहाँ एक ही जगह पे सारे घटक बर्तन जुड़े हुए हैं, और अभी जहां आईएनडीए गठबंधन अपनी तैयारियों की बात कर रहा है, यहाँ तैयारियों से अलग हट के तमाम योजनाओं की सौगात देते हुए 1-2 कदम नहीं 10 कदम आगे भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ती दिख रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका रोहित जी। देखा और अब हम देख रहे हैं कि ध्यान योग केंद्र के तौर पर दुनिया के सबसे बड़े केंद्र की शुरुआत होने जा रही है। तो निश्चित तौर पर न केवल आर्थिक विकास, जहां सड़कें बनती हैं, जहां बिजली की व्यवस्था होती है, सीवेज प्लांट लगते हैं, बल्कि काशी की धरोहर, काशी की जो विरासत है उसे संजोते हुए उसे आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है। हम जानते हैं कि गंगा को निर्मल बनाने का काम सतत आगे बढ़ रहा है, और वाराणसी की पहचान है गंगा से, माँ गंगा से, उसके घाटों से, मंदिरों से, और उस विरासत को भी आगे बढ़ाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में हो रहा है। बिल्कुल। और अगर हम इसके जैसे
पीएम मोदी का वाराणसी दौरा है। आज 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे हैं और साथ ही आपको बता दें कि यहां पर आज दूसरा दिन है। आज भी पीएम मोदी के कई कार्यक्रम हैं और इसके पहले की अगर बात की जाए तो कल पीएम मोदी ने यहां पर तमिल संगमम 2.0 का शुभारंभ किया था। साथ ही कश्मीर कन्याकुमारी तक ट्रेन की भी सौगात दी है। रोहित हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट्स और जानकारी के साथ। रोहित, आज क्या कुछ कार्यक्रम हैं पीएम मोदी के, उसको लेकर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई हैं? देखिए, तैयारियां कर ली नहीं है, तैयारियां अब जो की गई हैं उसमें कार्यक्रम जो है वो प्रवेश कर चुका है। और अभी आज का पहले कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सर्ववेद मंदिर आ चुके हैं और उन्होंने ये जो प्रथम चरण जो बनके इस मंदिर का या मंदिर के कम इसे आध्यात्मिक केंद्र, साधना केंद्र कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, उसका उन्होंने लोकार्पण भी कर दिया है और अभी वो यहीं पे हैं। थोड़ी देर में वो एक जनसभा कह सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अनुयायी हैं। इस जो आध्यात्मिक केंद्र है यहाँ के लाखों की संख्या में अनुयायी आए हुए हैं, क्योंकि 25,000 कुंडी यज्ञ का भी आयोजन चल रहा है, जिसमें देश के तमाम हिस्सों के अलावा विदेश से भी लगभग 1000 की संख्या में अनुयायी जो है आए हुए हैं। तो उनको प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे और फिर यहाँ से सीधे बरकी जाएंगे, जहाँ पे मुख्य रैली कह लीजिए, जनसभा कह लीजिए, उसका आयोजन है। वहां पे वो 19,000 करोड़ से ऊपर की 37 कुल परियोजनाएं हैं जिनका लोकार्पण और शिलान्यास प्रधानमंत्री को करना है। बहरहाल प्रधानमंत्री अभी यहीं सर्ववेद मंदिर में है, मंदिर का लोकार्पण कर रहे हैं और थोड़ी देर बाद अनुयायियों को वो संबोधित भी करेंगे। देखिए रोहित, आज जिस तरीके से बात की जाए तो पीएम मोदी कई योजनाओं के लाभार्थियों से भी बातचीत करेंगे, साथ ही खिलाड़ियों से भी बातचीत करेंगे। एक चीज तो साफ है, यहाँ पर ओलंपिक्स में जिस तरीके से भारत का प्रदर्शन रहा और तमाम खेलों में प्रदर्शन रहा, उसके बाद से पीएम मोदी की जो खास रुचि है वो खेलों की तरफ है। अभी कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी ने यहाँ पर एक स्टेडियम की भी सौगात दी थी और आज भी वो खिलाड़ियों से बातचीत करेंगे। जी, अभी प्रधानमंत्री 2 महीना पहले ही आए थे, तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम का उद्घाटन किया था। और इससे पहले हम बता दें कि यहाँ पे पहले से जो एक स्टेडियम था उसको तोड़ के अपग्रेड किया जा रहा है, उसके टर्मिनल वगैरह सब कुछ चेंज करके बनाया जा रहा है, यानी नया स्टेडियम वो भी तैयार किया जा रहा है। तो यानी इसको हम ये कह सकते हैं कि 2 साल के अंदर बनारस में एक नहीं बल्कि 2 अंतर्राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम यहाँ पे काम करने लगेंगे, यानी एक्टिव मूड में आ जाएंगे। तो कहीं न कहीं खेलों के प्रति भी प्रधानमंत्री का लगाव है और इससे देखने को भी मिल रहा है। तो जो तमाम अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं हो रही, खासकर ओलंपिक जैसी, जहां हम एक पदक तालिका में सिर्फ कोई भी एक पदक पाने के लिए तरस जाते थे, वहां पे अब अंबार लग जा रहा है, झड़ी लग जा रही है, स्वर्ण पदकों की भी झड़ी लग जा रही है, जिसकी हम अपेक्षा भी आज से करीब 10-15 साल पहले तक नहीं करते थे। तो निश्चित रूप से खेलों को केंद्रित किया गया, खेलों पे योजना बनाई गई, खेलों को फोकस किया गया है। और वो कारण है कि प्रधानमंत्री, देखिए, जब किसी चीज में जब घर का मुखिया जब उसको फोकस करेगा तो बाकी लोगों को फोकस करना पड़ता है। देखिए, सुविधाएं, संसाधन ऐसा नहीं था कि पहले नहीं थे, पहले भी थे, लेकिन मेन बात होता है कि मुखिया उस चीज पे ध्यान दे रहा है कि नहीं। जब मुखिया ध्यान देने लगा तो नीचे की जो टीम थी वो भी सक्रिय हो गई, उनकी मजबूरी बन गई कि खिलाड़ियों पे ध्यान दें, खिलाड़ियों को विशेष जो उनको अच्छे परिस्थिति चाहिए, अवसर चाहिए, उन्हें जो भी सुविधाएं चाहिए दे, और उसका रिजल्ट देखने को मिल रहा है। और बनारस की यदि हम बात करें तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र, रोहित आप नजर बनाए रखिएगा, तमाम अपडेट्स और जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। और इसी बीच लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई शुरू हो गई है, सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं।